ओके सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आज मैं शरद सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हमें उम्मीद है गणपति अवकाश की आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी तरह से बीती होंगी। कोविड के कारण थोड़ा गणपति का उत्सव मनाने में हर्षोल्लास की थोड़ा कमी थी, लेकिन आस्था भाव में कोई कमी नहीं थी। और अब आप पुनः अपने पढ़ाई लिखाई पर, अपने अध्ययन अध्यापन के काम में फिर से एक बार मन लगा के जुड़ जाइए। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र विषय के तीसरे पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है केंद्रीय कार्यकारी मंडल, जिसमें से हमने एक पार्ट लिया हुआ है आज, जिसमें हम संघ शासन की रचना एवं राष्ट्रपति, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे संघ शासन की किस तरह की संरचना है और उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, क्या कार्य हैं, इत्यादि चीज़ों के बारे में बच्चों आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा आपको मालूम है, जब हम पहले पाठ से स्टार्ट किए थे कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र में, तो सबसे पहले हमने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की थी पहले पाठ में। और हमने देखा था कि किस तरह से संसदीय शासन प्रणाली को हमारे संविधान ने स्वीकार किया है और किन किन पद्धतियों के आधार पर, किन किन संस्थानों के द्वारा हमारी संसदीय शासन प्रणाली संचालित होती है। उसके बाद दूसरे पाठ में हमने देखा था कि हमारी संसदीय शासन प्रणाली का जो वास्तविक प्रमुख केंद्र है भारत की संसद, तो हमने भारत की संसद के बारे में खूब अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की थी। किस तरह भारतीय संसद का गठन है, किस तरह से भारतीय संसद काम करती है, अर्थात भारतीय संसद की संरचना, उसके कार्य, उसके अधिकार, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पिछले पाठ में पढ़ा। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा जो आज का पाठ है, शासन संस्था के जो 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल, उसका केंद्र संसद, इसके बारे में आपने पिछले पाठ में खूब अच्छी तरह पढ़ा। दूसरा जो उसका प्रमुख बिंदु है, कार्यकारी मंडल, जिसको कार्यपालिका कहते हैं, इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का समावेश होता है। तो आज हम लोग इस पाठ में अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बच्चों, भारतीय संघ शासन जो है उसकी हम पहले संरचना देखेंगे। एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, यहाँ पर बार बार भारतीय संघ शासन, केंद्रीय शासन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या है? बच्चों, हमें थोड़ा सा पहले यह जानना चाहिए कि हमारा जो देश है भारत, यह एक गणराज्य है। कुल 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। और जो संघीय व्यवस्था है, एक केंद्रीय व्यवस्था है जो देश की राजधानी दिल्ली से संचालित होती है, हम उसे संघ शासन कहते हैं। जिस तरह से केंद्र में एक केंद्रीय शासन व्यवस्था, जिसको संघ शासन की संघीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं, इसी तरह से राज्यों में भी अपनी अपनी राज्य स्तर की शासन व्यवस्था होती है। यहाँ पर जब हम संघ शासन की बात करते हैं बार बार, तो यहाँ पर हम संघ शासन के क्षेत्र में केंद्रीय कार्यकारी मंडल, अर्थात जो पूरे भारत के लिए काम करने वाली संघीय व्यवस्था है, उसके बारे में बात करते हैं, उसका यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। तो जो हमारे संघीय, जो हमारे शासन संस्थान के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका। विधानमंडल आप पहले पढ़ चुके हैं संसद के बारे में। कार्यकारी मंडल के बारे में आज हम यहाँ पर
जानकारी लेंगे। तो जो हमारा संघ शासन है उसकी संरचना जो है उसमें आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रमुख है राष्ट्रपति। और यहाँ पर हमने दो चीजें दिखाई हैं, विधानमंडल और कार्यकारी मंडल। क्योंकि विधानमंडल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर विधानमंडल को दर्शा रहे हैं, क्योंकि विधानमंडल और कार्यकारी मंडल दोनों बहुत ही कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कार्यकारी मंडल में किनका समावेश रहता है, संविधान में इस संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कार्यकारी मंडल जो है जनता के हित के लिए किस तरह से काम करता है, किस तरह से नीतियां बनाता है, किस तरह से नियम कानून बनाता है, आदि बातों के बारे में हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो केंद्रीय कार्यकारी मंडल होता है उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इनका समावेश होता है। भारत का जो कार्यकारी मंडल है, केंद्रीय कार्यकारी मंडल, उसमें ध्यान रखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इन तीनों का समावेश होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में। बच्चों, जैसा आपको मालूम है, हम बार बार भारत के राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। तो भारत के संविधान में लिखित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं वह भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च राष्ट्र प्रमुख हैं। अर्थात राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का यह पद बहुत ही गरिमा और सम्मान का, प्रतिष्ठा का पद होता है। गरिमा और प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा पद है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। प्रथम नागरिक अर्थात वह हमारे भारतीय राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वह हमारे प्रथम नागरिक कहलाते हैं। आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जब दिल्ली के में ध्वजारोहण होता है तो राष्ट्रपति ही गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। ये दो अंतर आप यहाँ जानिए। जब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है तो वहाँ पर लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, लेकिन जब हम गणतंत्र दिवस का उत्सव आयोजित करते हैं, मनाते हैं, उस दिन हमारे संवैधानिक प्रमुख, भारतीय गणराज्य के जो संवैधानिक प्रमुख हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय, वे ध्वजारोहण का कार्य संपन्न करते हैं। तो बच्चों, हम देखें कि गणतंत्र का, भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं। पूरे देश का जो संघीय शासन है, केंद्रीय शासन है, वह राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। एक विशेष जानकारी आप यहाँ पर रखिए। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे केंद्रीय शासन प्रणाली में, केंद्रीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के नाम पर ही शासन संचालित होता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वह प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के नाम पर ही सत्ता का, व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसलिए एक अर्थों में हमारे राष्ट्रपति को नामधारी संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में हम अगले घटक में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में ही विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर आपके सम्मुख भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का ये चित्र, श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे भारतीय राष्ट्र के वर्तमान राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद बिल्कुल गरिमा और देश का सर्वोच्च पद, गरिमा और सम्मान का पद है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति महोदय बैठते हैं। आप ये देखिए, राष्ट्रपति का आवास बहुत ही आलीशान, गौरवपूर्ण आवास भारत के संवैधानिक प्रमुख का। आप भारत के संवैधानिक प्रमुख की जैसी गरिमा होनी चाहिए, जैसा संवैधानिक प्रमुख का पद है, वो देश के प्रथम नागरिक हैं,
उसी के अनुसार उनको बहुत ही सुंदर और भव्य आवास दिया गया है। ये हमारा राष्ट्रपति आवास जो आज़ादी के पहले का ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनवाया गया था, जिसे हम लोग रायसीना हिल्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत सुंदर आवास है, लगभग 350 कमरों का यह आवास, और वहाँ पर सुंदर कई उसमें हॉल हैं, वहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स हैं जो विभिन्न अवसरों पर जनता के लिए भी खोले जाते हैं। और वर्तमान समय में हमारे देश के जो पिछले राष्ट्रपति थे, माननीय प्रणब मुखर्जी जी, उनके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि सामान्य नागरिक भी अब राष्ट्रपति भवन में एक छोटा सा 10 रुपए का टिकट लेकर के जाकर के राष्ट्रपति आवास को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लोगों के लिए। वह जाकर के नई दिल्ली में राष्ट्रपति आवास में सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उसकी गरिमा, उसकी भव्यता को देख सकते हैं। तो ये हमारी चर्चा रही राष्ट्रपति के पद पर। अब राष्ट्रपति का जो महत्व है, उसके बाद राष्ट्रपति के चयन, योग्यता, कार्यकाल, कार्य अधिकार, इसके बारे में जो विभिन्न बातें हैं हम इसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आपने जैसे देखा है हमारे देश में आम चुनाव होता है। हमारे देश की जनता सीधे सीधे लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, राज्य व्यवस्था में विधानसभा के सदस्यों को चुनती है। अध्यक्षीय लोकतंत्र में जो राष्ट्रपति है, जैसे अमेरिका में है, जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। लेकिन हमारी संसदीय व्यवस्था में, भारत में, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष लोगों के द्वारा कहने का मतलब यह है कि जनता सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करती, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए दूसरे प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, मतदान करते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव, कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, आप देखिए कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, भारतीय संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्द जो लिखा गया निर्वाचित सदस्य, क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं, मनोनीत होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं, मनोनीत होते हैं। इसी तरह विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी कुछ सदस्य राज्यपाल महोदय के द्वारा नामित और मनोनीत होते हैं। लेकिन संसद और विधानसभाओं के ये सभी नामित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते। केवल जो सीधे जनता के द्वारा चुनकर आए हुए संसद सदस्य अर्थात लोकसभा के सदस्य और जो दूसरा सदन है राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जो संसद सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्यों के सभी सदस्यों को मिला करके जो मतदाता सूची तैयार होती है, उसको हम निर्वाचन मंडल कहते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। एक एक वोट की वैल्यू, अर्थात एक एमपी होता है, लोकसभा सदस्य अथवा राज्यसभा सदस्य, और एक राज्य विधानसभा का सदस्य होता है। तो कुल मिलाकर के हर वोट की वैल्यू तय की जाती है। उसको आप आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो जानने की आवश्यकता है वह विशेष रूप से यही है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनता है। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से
भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा जो स्टेप आता है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल का है। बच्चों, साधारणतया भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद अपने पद से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। एक बार जब उनका चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा का भी कार्यकाल, संसद सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है जब राष्ट्रपति को 5 साल के पहले भी कभी हटाया जा सकता है। आप ये ध्यान रखिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी अच्छी व्यवस्था भारतीय संविधान में की है कि सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग, उनमें से कोई भी अपने पद का दुरुपयोग न कर सके, किसी तरह की मनमानी न कर सके, संविधान की मर्यादाओं का, उसकी गरिमा का उल्लंघन न कर सके। इसके लिए हर किसी को कहीं न कहीं जिम्मेदार, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाया गया है। आप देखेंगे अगर भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना, संविधान के अनुसार काम करना और संविधान की रक्षा करना, संविधान की मर्यादा, उसकी गरिमा की रक्षा करते हुए संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति की ओर आगे बढ़ना, ये राष्ट्रपति का एक प्रमुख दायित्व भी होता है। लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति के किसी आचरण से, किसी व्यवहार से, उनके कार्यों से भारत के संविधान का उल्लंघन होता है, भारत के संविधान की मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो संसद के पास यह विशेष अधिकार होता है कि वह 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति को हटा सकती है। तो संसद जब राष्ट्रपति को आरोपित करके उन्हें हटाने का काम करती है, इस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से अपदस्थ कर सकती है। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है, अगर संसद को ये लगता है कि राष्ट्रपति अपनी गरिमा के, पद की गरिमा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, संविधान की मर्यादाओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से किसी भी सदन में यह महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर उस पर दोनों सदन चर्चा करते हैं और संसद की सदस्य संख्या से कि कुल 2/3 बहुमत से, ध्यान रखिए महाभियोग की प्रक्रिया सामान्य बहुमत से पास नहीं होती, उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से संसद राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है। महाभियोग की यह प्रक्रिया संसदीय कार्यवाही में संसद के द्वारा 2/3 के बहुमत से पास होनी चाहिए, यह आवश्यक है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में आपने जाना। अब भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है अथवा भारत के लोग जिस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में आप देखिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। जो सबसे पहली आवश्यक बात है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत के राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरी शर्त है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उम्र संबंधी जो बाध्यता है उसमें भारतीय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और तीसरी जो एक बात होती है कि भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए जो भी व्यक्ति नामित अपने को करना चाहता है, वह न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित न हो, सजायाफ्ता न हो अथवा दिवालिया न हो। तो इन योग्यताओं को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है और जीतने के बाद
जो भी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है, उनकी शपथ विधि होती है, उन्हें अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है और वे यह शपथ लेते हैं कि वे संविधान की मर्यादा के अनुसार कार्य करेंगे। एक बात जानिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चुने हुए भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और तत्पश्चात शपथ लेने के पश्चात राष्ट्रपति जो हैं वे संवैधानिक मर्यादा के अनुसार अपने पद का निर्वहन करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर वे अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। अब इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, किस तरह से उनको संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप और संविधान के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करना पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं और उनका अधिकार क्षेत्र कहां तक व्याप्त है। तो राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार में जो सबसे पहले हम देख रहे हैं, यह पहला जो उनका कार्य और अधिकार है कि संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने पर या विशेष परिस्थिति में पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। आप देखेंगे, आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो भारत की संसद का सत्र साल में, वर्ष में लगभग 3 बार समय समय पर बुलाया जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो संसद का सत्र बुलाने का यह मुख्य जो कार्य होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति आदेशित करते हैं कि संसद का सत्र कब से चलेगा। मंत्रिमंडल अपना प्रस्ताव उनके पास भेजती है, अपनी सलाह उनके पास भेजती है और राष्ट्रपति वह आदेश जारी करते हैं कि भाई संसद का सत्र कब से चलेगा। अब अगर कार्य पूरा हो जाता है, 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, जितने दिन भी संसद का सत्र चलता है, उसके बाद जब संसद के को लगता है उसके कार्य अब समाप्त हो गए हैं, विधायी कार्य, तो मंत्रिमंडल पुनः प्रस्ताव करता है और राष्ट्रपति संसद को के सत्र को स्थगित करने का आदेश जारी करते हैं। इस बीच अगर राष्ट्रपति को लगता है कि संसद सत्र में चल रही है और उसे किसी विशेष बिंदु पर, किसी विशेष विषय पर विचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं। इस संदर्भ में आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में कि संसद में लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। तो जब भी लोकसभा अपना एक कार्यकाल पूरा कर लेती है 5 साल का, तो लोकसभा को भंग करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के आदेश पर पूरी की जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है बच्चों कि 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है। अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति को यह लगता है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कोई भी दल शासन चलाने में सक्षम नहीं है, तो वह समय से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। जब भी समय से पूर्व, 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा भंग की जाती है, तो फिर से लोकसभा का आम चुनाव होता है। उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मध्यावधि चुनाव अर्थात मिड टर्म पोल, क्योंकि ये 5 वर्ष की समय, 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही ये चुनाव होता है, इसलिए उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, सत्र को स्थगित करने, संसद को संदेश देने तथा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने पर उसे भंग घोषित करने या विशेष परिस्थितियों में लोकसभा को समय पूर्व भी
भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये राष्ट्रपति के अधिकार और दायित्व का पहला क्षेत्र है। अब हम दूसरे अधिकार और कार्यक्षेत्र पर आते हैं राष्ट्रपति के। तो दूसरा जो उनका काम होता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। ध्यान दीजिए, भारतीय संसद संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जनता के कल्याण के लिए जब भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव लेकर आती है, कोई विधेयक लेकर आती है, संसद के दोनों सदनों में उस पर चर्चा होती है। तमाम संसदीय चर्चाओं के बाद उस विधेयक को संसद के द्वारा पारित किया जाता है, पास किया जाता है। उसके बाद वह विधेयक, वह प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तभी वह प्रस्ताव, वह विधेयक कानून का रूप लेता है। यहाँ पर विशेष बात जो हमें जानने की है कि क्या राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित विधेयक को, अगर उन्हें उसमें ऐसा लगता है कि संविधान की मर्यादा के अनुसार कार्य नहीं हुआ है, कहीं उन्हें संदेह है, तो वह उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ऐसा वह एक बार, दो बार कर सकते हैं। 2 बार पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद के पास भेजने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यदि संसद राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को मान्य करती है अथवा उसी रूप में विधेयक को पुनः से भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तो 2 बार के पुनर्विचार के बाद तीसरी बार यदि संसद पुनः उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं और इस तरह से संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले लेता है। अब आप आएंगे राष्ट्रपति के तीसरे कार्य के बारे में हम जानकारी लेते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसको समझिए कि भारत की संसद में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, लोकसभा में जिस पार्टी को, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और उसके पश्चात प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की पसंद के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिला करके जो मंत्रिपरिषद बनती है, उसी को हम केंद्रीय मंत्रिमंडल कहते हैं बार बार, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहते हैं, यूनियन कैबिनेट कहते हैं। इस तरह से हम उसको विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का यह जो तीसरा कार्य होता है, जिसमें वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे तमाम मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब आप आइए चौथे कार्य पर अथवा अधिकार क्षेत्र पर। तो इसमें नियुक्ति के और भी बहुत सारे अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, उसमें जो शीर्ष पर है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो दिल्ली में स्थित है, तो उस उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वह अन्य न्यायाधीश हैं। उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ साथ राज्यों के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, अर्थात हर राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं, जैसे निर्वाचन आयोग जो होता है, तो निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बात हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि राष्ट्रपति को नामधारी प्रमुख कहा जाता है।
तो ये जो सारी नियुक्तियां होती हैं, चाहे राज्यपाल की हो, निर्वाचन आयुक्त की हो या अन्य की हो, न्यायाधीशों की हो, सब कुछ राष्ट्रपति, आपको ये देखकर लगता है कि सब नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति ये सारी नियुक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। उनके द्वारा जिन व्यक्तियों के नामों का सुझाव आता है, जिनके नामों का प्रस्ताव आता है, ऐसे लोगों की नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय विभिन्न पदों के लिए करते हैं। तो ये हो गए राष्ट्रपति के उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति और निर्वाचन आयोग के जो मुखिया होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। इसके अलावा भी अन्य अनेक संवैधानिक नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के जो 5वें अधिकार क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के तीनों रक्षा दलों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं। आपको मालूम है, भारत में सेना के जो 3 प्रमुख अंग हैं, थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इन तीनों के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। लेकिन संयुक्त रूप से राष्ट्रपति जो हैं वो भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति अर्थात प्रमुख होते हैं। एक विशेष जानकारी आपको यहाँ पर लेनी चाहिए कि पहले जो था वह भारत की तीनों अंगों के अलग अलग सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, वायुसेना के, थल सेना के और नेवी के, और उसके ऊपर सीधे राष्ट्रपति आते थे। अब की व्यवस्था में वर्तमान समय में उसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन हुआ है कि जो आर्मी चीफ होते हैं, थल सेना के अध्यक्ष हैं, वायुसेना के अध्यक्ष हैं या इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं, माने सेना एडमिरल हैं, उनके ऊपर इन तीनों सेनाओं के अंगों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की गई है। एक ऐसे सेनाधिकारी की नियुक्ति जो इन तीनों के ऊपर हो और विशेष परिस्थितियों में या सामान्य परिस्थितियों में सेना के इन तीनों अंगों के साथ समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ने का काम कर सके। जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले CDS इन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान समय में वे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और उनके ऊपर सीधे राष्ट्रपति इन भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार के बारे में हम जानते हैं। जो 6ठे नंबर पर ये विशेष अधिकार है राष्ट्रपति को, न्यायिक अधिकार। भारत के राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार है कि वो न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं अथवा मानवीय आधार पर उसे क्षमा कर सकते हैं। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, हम ये देखते हैं कई बार ऐसा होता है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को जब फांसी की सजा होती है, किसी विशेष अपराधी को, तो उन्हें एक अवसर दिया जाता है। ध्यान रखिए, भारत की न्याय व्यवस्था बहुत मानवीय दृष्टिकोणों पर आधारित है। उसमें पूरा मानवीयता का आधार रखा गया है। जब किसी व्यक्ति के अपराध को विशेष माना जाए और उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दी जाती है, इसके बाद भी उस व्यक्ति को एक अधिकार दिया जाता है कि वह अगर चाहे तो राष्ट्रपति महोदय से दया की याचना कर सकता है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति से वह यह मांग कर सकता है, यह उनके पास आवेदन कर सकता है कि उसकी सजा को कम किया जाए अथवा उसे क्षमा किया जाए। राष्ट्रपति के पास यह विशेष अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, उसकी सजा को माफ कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो चाहें तो उस फांसी की सजा पाए हुए व्यक्ति को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, अर्थात उसकी सजा को
कम कर सकते हैं। ये विशेष अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जिसको हम न्यायिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो ये जो हमने 6 अधिकार भारतीय राष्ट्रपति के पढ़े, ये सामान्य अधिकार भारत के राष्ट्रपति के हैं। एक दूसरा विशेष अधिकार भारत के राष्ट्रपति को और भी प्राप्त होता है। 7वें में हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। इसको आपातकालीन अधिकार कहते हैं। आपातकालीन अधिकार, देश में जब भी कभी आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो पूरे देश में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अब आप कहेंगे आपातकाल की परिस्थिति क्या होती है? तो आपातकाल की परिस्थिति आप यहाँ देखिए ध्यान से, 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। देश में कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, जैसे बहुत अकाल पड़ जाए, या इस समय जैसे एक महामारी आई हुई है पूरे देश में, कोरोना की, कोविड की, इसे ये भी एक विशेष परिस्थिति ही कहलाती है। अर्थात ऐसी कोई भी आपदा जिससे पूरा देश प्रभावित हो और सामान्य परिस्थितियों में शासन का संचालन संविधान की सामान्य नियमावली के अनुसार चलाने में कठिनाई आ रही हो, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उस समय देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, पूरे देश में राष्ट्रपति के नाम पर शासन चलता है। ऐसा सन 1975 में इस देश में हो चुका है। बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगाया गया था, जो लगभग 2-2.5 वर्षों तक चला था। उसके पश्चात पुनः लोकसभा यानी संसद की बहाली हुई, चुनाव हुए और फिर से लोकतांत्रिक सरकार आई। दूसरा जो स्वरूप होता है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत के जो तमाम राज्य हैं उनमें से किसी राज्य का शासन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है, वहाँ की सरकार संवैधानिक नियमावली के खिलाफ जा रही है, संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही है, तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों में अनेक बार ऐसा अवसर आया है जब वहाँ की सरकारें ठीक से काम नहीं करती, तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करते हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तीसरी जो विशेष परिस्थिति है वह आर्थिक आपातकाल की है। यदि देश में आर्थिक संकट पैदा हो जाए, बहुत बड़ा वित्तीय संकट देश के सामने आ जाए, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आर्थिक आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अर्थात जिसको हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, आर्थिक आपातकाल कहते हैं। तो इस तरह से तीसरी जो परिस्थिति है, इसमें राष्ट्रपति महोदय पूरे देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसमें सारे अधिकार आर्थिक जो है वो उनके पास, राष्ट्रपति के पास हो जाते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था नहीं सही चल रही है, विशेष रूप से खराब स्थिति में पहुंच गई है, तो उसको सुधारने के लिए एक आर्थिक उपाय योजना पूरे देश के लिए लागू करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। और उसमें कैसे आगे बढ़ना है, देश को किस तरह से इस आर्थिक आपातकाल से निकालना है, ये राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर इसका निर्णय लेते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव, कार्यकाल, योग्यता, उनके कार्य, अधिकार इत्यादि के बारे में चर्चा किया। एक चीज विशेष रूप से अब हम यहाँ जानेंगे कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, समझिए राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, रिक्त पड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पद की गरिमा का निर्वहन कौन करेगा? तो हमको, आपको मालूम है, उपराष्ट्रपति का भी भारत में एक पद होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके सभी दायित्वों का निर्वाह करते हैं। अर्थात जब कभी भी राष्ट्रपति नहीं हो, उनका पद रिक्त हो, तो भारत के उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के उन सारे कर्तव्यों का, अधिकारों का निर्वहन करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
तो ये विशेष जानकारियां आपको राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार क्षेत्र के बारे में हमने दी हैं। अब इसके बाद हम चाहेंगे कि आप ये जो गृह कार्य है, इस पाठ से संबंधित जो गृह कार्य और उपक्रम है, इसको आप ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इस पर हमने स्पष्ट रूप से आपके साथ चर्चा की है। हमने बताया आपको कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो आपको अच्छी तरह से ये सभी योग्यताएं मालूम हैं। आप अपने उत्तर में भारतीय राष्ट्रपति के पद के लिए इन योग्यताओं का उल्लेख करेंगे। दूसरा एक प्रश्न हमने दिया है कि राष्ट्रपति के न्यायिक अधिकार क्या है। राष्ट्रपति महोदय के जो न्यायिक अधिकार हैं वे क्या हैं, उनके बारे में आप इसका उत्तर लिखेंगे। और एक उपक्रम हमने आपको दिया है, दूसरा असाइनमेंट आपको दिया है कि भारत के अभी तक के सभी राष्ट्रपतियों के चित्र जुटाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज़ादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति से लेकर अभी तक भारत में जितने सब राष्ट्रपति हुए, उन तमाम महानुभावों के, उन महामहिम राष्ट्रपतियों का आप चित्र संग्रह करें और उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, हम थोड़ी से एक विशेष बात आपसे करना चाहते हैं। 1-2 प्रश्न इस पाठ से संबंधित या ये कहें कि सामान्य जानकारी से संबंधित हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो राकेश सर जरा बच्चों को अनम्यूट करेंगे, उसके बाद मैं अपना प्रश्न देता हूं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो जो बच्चे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बता सकते हैं वे अपना हैंड रेज करें, उन्हें अनम्यूट किया जाएगा और वे अपना उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आप सभी सुन रहे हैं बच्चों? हमारा ये प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम श्री रामनाथ कोविंद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक दूसरा प्रश्न मैं और आपसे लूंगा। केवल जिन बच्चों को आएगा वो अपना हाथ ऊपर करेंगे, हाथ उठाएंगे, हैंड रेज करेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम बताइए। जिन बच्चों को याद हो, आता हो, वे अपना हैंड रेज करें।